नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल अजनेह क्रिएशन में, AJNEH क्रिएशंस में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू मेक रिज्यूम या फिर CV भी बोल सकते हैं। इसको बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर हम लोग अवॉइड करते हैं तो हम जो है एक अच्छा CV बनाने में सफल होंगे। तो हम इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। वीडियो को चालू करने से पहले जो लोग नए हैं इस चैनल पे, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी किसी भी तरह का अपडेट अगर इस चैनल पे आता है तो आपको जो है यूट्यूब के माध्यम से टाइम टू टाइम इसका अपडेट आपको मिलता रहे। वीडियो को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ लाइक जरूर करें और किसी भी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। आते हैं अपने इस वीडियो में। जैसा कि आपको टॉपिक दिख रहा है कि हाउ टू मेक रिज्यूमे बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इस रिज्यूमे में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कौन कौन से इसेंशियल रिक्वायरमेंट है जो रिज्यूम में होना चाहिए, वो सारी चीज़ हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको अभी टॉपिक दिख रहा है स्क्रीन पे, ये दिख रहा है आप लोगों को कि व्हाट इज़ रिज्यूमे और CV। तो पहली बात तो ये समझते हैं हम लोग कि रिज्यूमे और CV दो चीज़ें हम लोगों को दिख रही है कि रिज्यूमे क्या होता है ये समझेंगे हम लोग और CV क्या होती है। CV का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कैरिकुलम वाइटा। क्या होता है? कैरिकुलम वाइटा। वो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। तो बात ये आती है कि रिज्यूमे भी बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा रिज्यूमे लिखा हुआ है, बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा CV लिखा हुआ है। तो सबसे पहली बात तो ये समझनी होगी हम लोगों को कि रिज्यूमे और CV में डिफरेंस क्या है। इस चीज़ को पहले हम लोग समझेंगे कि रिज्यूमे CV में डिफरेंस क्या है, देन इसके बाद हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे। तो देखिए जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे, रिज्यूमे इज 1 or 2 पेज समरी ऑफ योर स्किल, वर्क एक्सपीरियंस एंड एजुकेशनल डिटेल। कहने का मतलब ये है कि रिज्यूमे क्या होता है, 1 से 2 पेज का आपका समरी है, आपके बारे में डिटेलिंग किया हुआ है, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, आपके स्किल्स के बारे में, आपके पर्सनल डिटेल के बारे में, ये सारा चीज़ क्या किया हुआ है जो है एक रिज्यूमे में दिया गया है। लेकिन ये क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है। शॉर्ट फॉर्म कहने का मतलब क्या होता है, रिज्यूमे जो होता है वो 1 से 2 पेज का रहेगा, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे CV की, CV क्या होता है, कैरिकुलम वाइटा। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है स्क्रीन पे, CV का फुल फॉर्म क्या हो गया, कैरिकुलम वाइटा। तो बात ये आती है कि CV क्या है। CV क्या होता है, ये डिटेल होता है आपके बारे में। जो रिज्यूमे में या फिर CV में क्या चीज़ें होती है, आप ही का डिटेलिंग होता है, आप ही के बारे में सारी जानकारियाँ लिखी रहती हैं। तो CV में क्या होता है, ये चीज़ डिटेल में होता है, लॉन्गर होता है एज कंपेयर टू क्या, रिज्यूम। जैसे कि मैंने बताया आपको रिज्यूम 1 से 2 पेज का होगा आपका, तो CV क्या होगा, मिनिमम 5 पेज का। समझिए बात को, CV जो होता है वो डिटेल फॉर्म होता है। उसमें क्या क्या चीज़ें बताई जाती हैं, आपके बारे में इंडिविजुअल आपके इंफॉर्मेशन दी जाती है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, इंडिविजुअल स्किल्स के बारे में होता है, उसमें आपके नॉलेजेस के बारे में है, गोल्स के बारे में है, एजुकेशन एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में उसमें सारा चीज डिस्कस रहता है। तो CV क्या हो गया, एक डिटेल फॉर्म हो गया। पहला चीज तो ये हो गया कि CV में हम लोगों ने डिटेल फॉर्म देखा। किस चीज का डिटेल फॉर्म देखा, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में हम लोगों ने उसमें क्या देखा, डिटेल फॉर्म देखा। तो मिनिमम कितने पेज का होगा CV हमारा, 5 पेज का, जबकि रिज्यूमे कितना होगा, 1 to 2 पेज का होता है। तो यही डिफरेंस होता है। बहुत सारी कंट्री में इस चीज को रिज्यूमे बोला जाता है, बहुत सारी कंट्री में कैरिकुलम वाइटा बोला जाता है। हमारे इंडिया में इस चीज को रिज्यूमे भी बोला जाता है और कैरिकुलम वाइटा भी बोला जाता है। डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आप किस तरह के जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप एक रिसर्च फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप कहीं एक रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर किसी भी तरह का कोई आप प्रोजेक्ट वर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहां पे आपको अपना डिटेल इंफॉर्मेशन देना पड़ता है, मतलब कैरिकुलम वाइटा देना पड़ता है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वहां पे आपको जो है रिज्यूमे देना पड़ता है। रिज्यूमे जनरली 1 to 2 पेज का होता है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होता। मैक्सिमम टू मैक्सिमम, रेयरली किसी केस में 3 पेज का चला जाता है,
ठीक है। तो ये हुआ हमारा रिज्यूमे और सीवी। आशा करता हूँ रिज्यूमे और सीवी में आप लोगों को समझ में आया है क्या होता होगा। इसी चीज़ से रिलेटेड मैंने जो है एक वीडियो और बनाया हुआ है जिसमें कि मैंने डिटेल में रिज्यूम और सीवी के बारे में बताया हुआ है, साथ ही साथ दोनों में पॉइंट वाइज डिफरेंस को भी मैंने एलुबरेट किया हुआ है। तो आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, मेरे इस चैनल पे वो चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में कि हमें जो है रिज्यूमे बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या फिर रिज्यूमे में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इसेंशियल रिक्वायरमेंट, ये चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कवर, कहने का मतलब ये है कि रिज्यूमे में क्या क्या पॉइंट्स होना चाहिए, क्या क्या हेडिंग्स होनी चाहिए, किन किन बातों के ऊपर जिक्र होना चाहिए रिज्यूमे या फिर सीवी में, वो सारी चीज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। वन बाय वन सभी का मैं आप लोगों को डिटेलिंग बताऊंगा। ठीक है, दूसरी चीज, एक चीज और है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो के अंत पे मैंने जो है टिप्स दिया हुआ है, टॉप 10 टिप्स बताया है कि अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं, अगर आप अपने रिज्यूमे को सही तरीके से किन किन बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप रिज्यूमे बनाते हैं तो आपको वहाँ पे सक्सेस मिल सकता है। तो टिप्स है, ध्यान से आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको वो टिप्स मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है कि पॉइंट कौन कौन सी कवर होनी चाहिए, तो कौन कौन सी कवर होनी चाहिए, नेम एंड कॉन्टेक्ट डिटेल होना चाहिए आपका रिज्यूमे में, जॉब ऑब्जेक्टिव और गोल होने चाहिए आपके, एजुकेशन डिटेल्स होने चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स होना चाहिए, स्किल रिपोर्ट, रिसर्च एंड पब्लिकेशंस के बारे में जिक्र होना चाहिए, कॉन्फ्रेंसेस एंड वर्कशॉप अगर आपने किया हुआ है तो उसके बारे में जिक्र होना चाहिए, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेट, अगर आपने किसी तरह का कोई ट्रेनिंग किया है या फिर किसी तरह का सर्टिफिकेशन कोर्स किया है तो उस चीज़ के बारे में डिस्कस होना चाहिए। आपको रेफरेंसेस के बारे में जिक्र करना चाहिए रिज्यूमे बनाते समय, और लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन जरूर होना चाहिए रिज्यूमे में। तो अब बात ये करते हैं कि वन बाई वन करके हम लोग देखते हैं कि नेम एंड कॉन्टेक्ट डिटेल या फिर ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, इन पॉइंट्स में किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। जैसा कि आपको दिख रहा है, सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है नेम एंड कॉन्टेक्ट डिटेल। ध्यान रखिएगा जब हम रिज्यूमे बनाते हैं, ठीक है, रिज्यूमे बनाते समय जो रिज्यूमे में जो सबसे टॉप में होता है, सबसे ऊपर में सबसे पहला जो चीज रहता है वो क्या रहता है, मेरा फुल नेम, मतलब नेम एंड कॉन्टेक्ट डिटेल, कहने का मतलब हमारे बारे में, हमारा नाम और हमारी कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन के बारे में जिक्र जो रिज्यूमे बनाते समय सबसे ऊपर में होना चाहिए। अब बात ये आती है कि फुल नेम का मतलब क्या होता है। देखिए होता क्या है कि जो चीज आप पढ़ाई किए हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास है, और आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो नेम है आपका, जो करेक्ट नेम है, जैसे कि 10th में जो आपका नेम होगा मार्कशीट में, 12th में जो नेम होगा, या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, पीजी किया है या यूजी, जो भी आपने ग्रेजुएशन किया, उस कंडीशन में जो आपका नाम है, सर्टिफिकेट नेम जिसको बोलते हैं अपन, वो चीज होना चाहिए, एज इट इज वही लिखिएगा। इसके अलावा जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं, मैंने देखा भी है कि होता क्या है कि आपके नाम में, सपोज करिए मैं अपना नाम बताता हूं कि मेरा नाम पूरा है अजय कुमार यादव, ठीक है, मेरा नाम क्या हो गया, अजय कुमार यादव, लेकिन मैं रिज्यूमे में अजय कुमार यादव नहीं लिख सकता हूं। रीजन क्या है कि मैं अजय कुमार यादव नहीं लिख सकता हूं, रीजन ये है कि जो मेरा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, जो मेरा 10th का सर्टिफिकेट है या फिर मेरा जो 12th का सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन का है, यूजी का है, पीजी का है, जो भी चीजें हैं उसमें नाम मेरा अजय कुमार लिखा हुआ है। तो जो चीज मेरे सर्टिफिकेट में लिखा है वही चीज मैं क्या लिखूंगा, अपने रिज्यूमे में लिखूंगा। ये चीज बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो चीज आपका नाम प्रचलन में है उससे फर्क नहीं पड़ता है, नाम क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट नेम होना चाहिए। इसके अलावा नेम एंड कॉन्टेक्ट डिटेल में क्या चीजें आपको मेंशन करनी चाहिए, मोबाइल नंबर मेंशन करना चाहिए आपको अपना। मोबाइल नंबर देते समय इस बात का ध्यान रखिए कि वही मोबाइल नंबर दीजिएगा जो कि क्या हो, आपका चालू हो, ऑपरेटिंग कंडीशन में हो, ठीक है, वर्किंग कंडीशन में हो, वैसे मोबाइल का दीजिएगा। ऐसे मोबाइल का नहीं दीजिएगा पता चला जिसमें इनकमिंग ही नहीं है, ठीक है। होता क्या है कि जब आप कहीं अप्लाई करते हैं, रिज्यूमे अपना देते हैं, तो कंपनी आपको कांटेक्ट करती है, और कांटेक्ट करने का दो ही माध्यम आज के डेट में प्रचलन में है। दो माध्यम कौन कौन से हैं, या तो वो टेलीकॉलिंग कर लें, आपके मोबाइल पे फोन कर लें, या फिर दूसरा कांटेक्ट करने का प्रोसेस क्या होता है, ईमेल,
ठीक है। ईमेल आईडी ध्यान रखिएगा, आप अपना करेक्ट ईमेल आईडी, पर्सनल ईमेल आईडी दीजिएगा। ऐसा नहीं कि पता चला आपने अपना रिज्यूमे किसी साइबर कैफे वाले से बनवाया हुआ है। सपोज करिए ऐसे कंडीशन भी होते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं कि रिज्यूमे अपना खुद से ना बना के किसी साइबर कैफे वाले से या फिर किसी दोस्त से या कलीग से, रिलेशन अपने किसी रिलेटिव से आपने बनवा लिया। तो उस कंडीशन में इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि जो आप अपना ईमेल आईडी दीजिएगा, आप अपना एक पर्सनल ईमेल आईडी बना के रखिए और उस ईमेल आईडी का आईडी और पासवर्ड अपने पास रखिए, किसी और को शेयर करने की जरूरत नहीं है। तो ईमेल आईडी भी जो है वो पर्सनल होना चाहिए। एड्रेस, अगला जो चीज आता है इसमें वो आता है एड्रेस, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर एड्रेस कौन सा दें। देखिए एड्रेस दो तरह का होता है, एक होता है टेम्परोरी एड्रेस और एक होता है परमानेंट एड्रेस, ठीक है। टेम्परोरी एड्रेस और परमानेंट एड्रेस में अंतर क्या होता है ये समझिए कि हम सपोज करिए कभी रहे हैं किसी जगह किराए में, सपोज करिए मैं किसी इलाके में, किसी सिटी में किराए पे रहता हूँ, वो मेरा परमानेंट घर नहीं है, मैं 2 महीना 3 महीना 1 साल 2 साल उस घर पे रहा, फिर उसके बाद रूम खाली करके दूसरे जगह शिफ्ट हो गया या फिर सिटी शिफ्ट कर लिया मैंने, तो परमानेंट तो नहीं हुआ ना, आजीवन का तो नहीं हुआ वो एड्रेस मेरा, तो उसको बोलते हैं क्या, टेम्परोरी एड्रेस, ठीक है ना। या फिर उसी को बोला जाता है कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, जहां पे हम रहते हैं, जिसको पत्राचार का पता भी बोलते हैं हिंदी में, तो जहां पे हम रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, या फिर उसी चीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, टेम्परोरी एड्रेस। और परमानेंट एड्रेस क्या हो गया कि जो मेरा अपना खुद का मकान है, जहां मैं परमानेंटली रहता हूं, मेरा गांव सपोज करिए, तो गांव मेरा क्या हो गया, परमानेंट एड्रेस हो गया। या फिर किसी सिटी में मेरा खुद का अपना मकान है, ठीक है, ये किराए का नहीं है, मेरा खुद का अपना मकान है, पैतृक मकान है, या फिर मैंने खुद बनाया है, तो ये मेरा खुद का मकान है, तो ये मेरा कौन सा एड्रेस हो गया, परमानेंट एड्रेस, कि वो एड्रेस मेरा कभी नहीं बदलेगा। तो ध्यान रखिएगा जब आप नेम एंड कॉन्टेक्ट डिटेल की बात करेंगे जब हम, ठीक है, तो नेम एंड कॉन्टेक्ट डिटेल में जो सबसे टॉप मोस्ट में जो हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस। एड्रेस में वो एड्रेस हम लोग देंगे जो कि क्या हो, मेरा कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस हो, जहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, चिट्ठी मंगा सकते हैं या फिर भेज सकते हैं। अभी मैं जहां पे रह रहा हूं उस एड्रेस को दीजिए। कुल मिला के जिस जगह पे आप अभी करेंटली रह रहे हैं, आने वाले 2-3 महीना में वहीं रहना है आपको, अभी नहीं खाली करने वाले हैं, या 4 महीना 5 महीना में, तो आप उसी का एड्रेस दीजिए, वो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका कंसीडर होगा, ठीक है। पर्सनल डिटेल में भी मैं डिस्कस करूंगा एड्रेस के बारे में, तो आगे वो वीडियो में बताऊंगा मैं कि वहां पे किस तरह के एड्रेस का जिक्र करना है। तो कौन सा एड्रेस देना है मेरे को, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस देना है यहाँ पे। तो नेम एंड कॉन्टेक्ट डिटेल में जो मैंने देखा, क्या क्या चीजें देखी, फुल नेम देखा अपना, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस के बारे में हमने जिक्र किया। तो ये 4 चीजों का ध्यान रखना है नेम एंड कॉन्टेक्ट डिटेल में। ध्यान रखिएगा एक चीज और आता है, बहुत जगह रिज्यूमे का टेम्पलेट्स होता है, ठीक है ना। टेम्पलेट्स का मतलब ये होता है कि फॉर्मेट अपन बोल सकते हैं। तो बहुत सी जगह रिज्यूमे जो देखते हैं हम लोग में, रिज्यूमे में फोटो भी लगा हुआ रहता है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि रिज्यूमे बनाते समय रिज्यूमे में ही फोटो, मतलब बनाते समय, टाइपिंग करते समय फोटो उसमें अटैच कर देते हैं। बहुत सारी रिज्यूमे में फोटो अटैच नहीं भी होता है, तो इसके लिए आप लोगों को इतना परेशान नहीं होना है। अगर आप चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप फोटो देना चाहते हैं तो फोटो दे सकते हैं, और नहीं देना चाहते हैं तो आप नहीं भी दे सकते। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप फोटो देते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि फोटो जो होना चाहिए वो फॉर्मल होना चाहिए। फॉर्मल कहने का मतलब ये होना चाहिए कि बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पता चला मोबाइल लिया आपने और सेल्फी ले लिया और सेल्फी के फोटो को वहां पे अटैच कर दिया, व्हाट्सएप का फोटो, कोई भी फोटो आपने उसमें अटैच कर दिया, तो ये गलत प्रैक्टिस है, रॉन्ग प्रैक्टिस बोलते हैं इसको। ऐसा नहीं कीजिएगा, या तो आप डालिए ही नहीं, या फिर डालिए तो कैसा फोटो डालिए, फॉर्मल फोटो। फॉर्मल फोटो का मतलब क्या होता है, पासपोर्ट साइज फोटो, जो आप स्टूडियो में जाते हैं, स्टूडियो से फोटो खिंचवाते हैं, उसको स्कैन करके आप डालिए। जनरली जो है रिज्यूमे में कभी भी आप फोटो दीजिए तो व्हाइट बैकग्राउंड का फोटो दीजिए, फॉर्मल का, ठीक है। तो ये कर सकते हैं आप, फोटो भी डाल सकते हैं। तो फोटो को क्या करते हैं अपन, नेम एंड कॉन्टेक्ट डिटेल के साथ ही अटैच करते हैं, तो उसी जगह आप लोग ये भी चीज कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, जिसको कि मैंने देखा, क्या देखा, नेम एंड कॉन्टेक्ट डिटेल का हम लोगों को ध्यान रखना है। अगला जो है हमारा, रिज्यूमे बनाते समय जॉब ऑब्जेक्टिव और गोल को जरूर डिस्कस कीजिए। देखिए जॉब ऑब्जेक्टिव या फिर गोल, ये जो जनरली होता है 2 से 3 लाइन का होता है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता है।
ये जनरली 2 से 3 लाइन का रिज्यूमे। अगर आप रिज्यूमे बना रहे तो जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि रिज्यूमे कितने पेज का है, 1 से 2 पेज का, मतलब कि 1 से 2 पेज में आपको सारा चीज़ कंपाइल कर लेना, सारा चीज़ अपना जानकारी दे देना है। तो उस कंडीशन में अगर आप कैरियर ऑब्जेक्टिव या फिर गोल को लंबा चौड़ा लिखिएगा, 4 लाइन 5 लाइन या 10 लाइन का अगर आप लिखते हैं तो उस कंडीशन में स्पेस कम बच जाएगा आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए। इसलिए ध्यान रखिएगा, जॉब ऑब्जेक्टिव या फिर गोल को जब हम डिस्कस करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग 2 से 3 लाइन मैक्सिमम क्या करेंगे, अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बात ये आती है कि जॉब ऑब्जेक्टिव में किस किस तरह का चीज लिखना चाहिए। तो कैरियर इंटरेस्ट, आप अपने कैरियर इंटरेस्ट के बारे में लिखिए कि आप किस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, कि किस एरिया में आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उसके बारे में जिक्र कर सकते हैं। आप किस तरह के वर्क इन्वायरमेंट में काम करना चाहते हैं, आप उस चीज़ के बारे में जिक्र कर सकते हैं। या फिर आप ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं, मार्केटिंग फील्ड में करना चाहते हैं, बीपीओ में करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन फील्ड में करना चाहते हैं, टीचिंग फील्ड में करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में करना चाहते हैं, आप किस फील्ड में काम करना चाहते हैं, उस फील्ड में आप जो है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिख सकते हैं। तो कुल मिला के जॉब ऑब्जेक्टिव में 2 से 3 लाइन का ध्यान रखना अपने को, कैरियर इंटरेस्ट, वर्क इन्वायरमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोग जो है जिक्र कर सकते हैं। ये अपना क्या रहेगा, जॉब ऑब्जेक्टिव या फिर कैरियर गोल भी बोलते हैं इसको। अगला जो पॉइंट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट सबके लिए है क्योंकि ये है एजुकेशनल डिटेल। अगर आप कहीं इंटरव्यू में जाते हैं तो इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, और पहला इंप्रेशन क्या है हमारा, रिज्यूमे। जब आप जाइएगा तो सामने वाला जो आपसे इंटरव्यू ले रहा है तो आपके बारे में कैसे जानकारी लेगा, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, ये सारा चीज़ कैसे पता चलेगा सामने वाले को, कैसे पता चलेगा, आपके रिज्यूमे से या फिर कैरिकुलम वाइटा से पता चलेगा। तो बात ये आती है कि रिज्यूमे में ये सारा चीज़ प्रॉपरली सही तरीके से डिस्कस होना चाहिए, प्रॉपरली सही तरीके से मेंशन होना चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या लिखते हैं वहाँ पे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या देंगे रिज्यूमे में, पर्सनल डिटेल दे दिया मैंने, इसके बाद कैरियर ऑब्जेक्टिव या फिर कैरियर गोल बोल सकते हैं, वो दिया मैंने। फिर तीसरा पॉइंट जो देंगे अपन वो एजुकेशनल डिटेल देंगे। ठीक है, इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये मैं एक टिप्स ही दे रहा हूं आप लोगों को। ध्यान रखिएगा एक चीज कि रिज्यूमे बनाते समय जब भी आप एजुकेशनल डिटेल दें तो टेबुलर फॉर्म में देने की कोशिश कीजिए। टेबुलर फॉर्म का मतलब कि क्या होता है, टेबल के रूप में देने की कोशिश कीजिए, बॉक्सेस बना के। बॉक्स बनाते हैं अपन, आपने देखा होगा टेबुलर फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जब आप रिज्यूम बनाएंगे, रिज्यूमे किस में बनेगा आपका, MS ऑफिस में बनेगा। ठीक है, MS ऑफिस में टेबल आता है, टेबल के रूप में आप जो है अपना एजुकेशनल डिटेल दीजिए। और टेबल में क्या क्या चीज मेंशन होना चाहिए, जैसे कि आप किस डिवीजन से पास हो, क्लास मतलब कितना परसेंटेज आया है आपको, आपके स्कूल या कॉलेज का नाम क्या है, आप किस यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हो, या फिर आपने किस साल में अपना वो डिग्री कंप्लीट किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन जब हम देंगे तो हम जो है हमारे पास जितना भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10th से लेकर PhD तक, मैक्सिमम हायर डिग्री जो हम लोग PhD मानते हैं, तो 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, देन PhD हो गया। तो ये सारा चीज का ब्यौरा हमको एजुकेशन डिटेल में देना है। हमारे पास अगर मेरा हायर क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, सपोज करिए मेरा हायर जो क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ग्रेजुएशन के बारे में सारा चीज डिटेल देंगे। क्या चीज देंगे, ग्रेजुएशन मैंने किस ईयर में पास किया है, टेबल में लिखेंगे, कितना परसेंटेज है उसमें मेरे को, कौन सा डिवीजन लाया है मैंने उसमें, किस यूनिवर्सिटी से पास किया है मैंने, और किस स्ट्रीम से पास किया। स्ट्रीम कहने का मतलब ये हो गया कि मैंने BSc किया है, कि BCom किया है, कि BA किया है, BTech किया है, BSc एग्रीकल्चर किया है, BCA किया है, BBA किया है, या फिर अगर पोस्ट ग्रेजुएट है तो MBA किया है, स्पेशलाइजेशन क्या है मेरा। तो ये सारा चीज हमको उसमें मेंशन करना रहेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस जब भी आप रिज्यूमे में करें तो रिवर्स ऑर्डर में कीजिए। मतलब कि सबसे पहले टेबल में सबसे पहले अपने हायर क्वालिफिकेशन के बारे में लिखिए, फिर उसके बाद उससे नीचे वाले के बारे में, फिर उससे उसके नीचे वाले के बारे में, सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा मेरा
10th का क्वालिफिकेशन आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, अगर मेरे पास मैक्सिमम मेरा हायर क्वालिफिकेशन सपोज करिए डॉक्टरेट है, मेरी पीएचडी की डिग्री मेरी हायर क्वालिफिकेशन है, तो सबसे पहले मैं टेबल में किस चीज़ के बारे में जिक्र करूंगा, अपने डॉक्टरेट के क्वालिफिकेशन के बारे में। फिर उसके बाद सेकंड नंबर में किसका डिस्कस करूंगा, अपने मास्टर डिग्री के बारे में, मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएट के बारे में। फिर तीसरे नंबर पे किसको करूंगा, ग्रेजुएशन के बारे में, मतलब कि यूजी कोर्स के बारे में। उसके बाद किसके बारे में करूंगा, 12th के बारे में करूंगा, और सबसे लास्ट में करूंगा 10th के बारे में। तो ये एक प्रोफेशनल वे होता है एजुकेशन डिटेल को शो करने का। ये बहुत सारी रिज्यूमे में इस तरह की गलती मैंने देखी है और देखने को मिलता है। तो आशा करता हूँ जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे वो अपना जब रिज्यूमे आप लोग जब अपना बनाइए तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्या बताया मैंने, पहला चीज कि टेबल के फॉर्म में बनाइए रिज्यूमे, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में बनाइए। दूसरा चीज, जब भी आप रिज्यूमे बनाइए तो रिवर्स ऑर्डर में बनाइए, हायर डिग्री देन उसके बाद लोअर डिग्री का बनाइए। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, काफी अच्छा इंपैक्ट देगा आपके रिज्यूमे पे। आशा करता हूँ एजुकेशन डिटेल आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको जो है जवाब उसका दे दूंगा, ठीक है। अगला जो इसमें आता है वो आता है वर्क एक्सपीरियंस। रिज्यूमे में किस बात का जिक्र करना है हमको, वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। बात ये आती है कि अगर कोई फ्रेशर कैंडिडेट है तो वो वर्क एक्सपीरियंस अपना नहीं शो करेंगे, उनके लिए रिक्वायरमेंट ये नहीं है क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट जिनके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, जितने का भी एक्सपीरियंस है, तो वो अपना वर्क एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए रिज्यूमे में। इस बात का ध्यान रखिएगा, वर्क एक्सपीरियंस को कभी भी शेयर करिए तो पॉइंट वाइज करिए। पॉइंट वाइज करने का मतलब क्या होता है, सपोज करिए कोई कैंडिडेट है जिसके पास दो एक्सपीरियंस है। 1 साल का एक्सपीरियंस किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में है और दूसरे साल का एक्सपीरियंस किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, तो 2 अलग अलग कंपनी का उनके पास एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस को कभी भी आप शो करिए रिज्यूमे में तो पॉइंट वाइज करिए, ये बहुत ही अच्छा एक इम्पैक्ट डालेगा आपके रिज्यूमे में। वर्क एक्सपीरियंस शो करते समय किन किन बातों को हमको जिक्र करना है, उसमें नेम ऑफ कंपनी, हम किस कंपनी में काम करते थे, उस कंपनी का एड्रेस क्या है, मेरा जॉब डेजिग्नेशन क्या था, मैं किस पोस्ट पे काम कर रहा था वहां पे। अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा था तो मेरा कंपनी का नाम क्या था, उसका एड्रेस क्या है। जॉब डेजिग्नेशन का मतलब होता है पोस्ट, मैं किस ओहदे पर काम कर रहा था, किस पोस्ट पर काम कर रहा था। पीरियड्स ऑफ जॉब का मतलब ये होता है कि किस समय से लेकर किस समय तक, डेट टू डेट, मतलब फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, मैं इस डेट से लेकर इस डेट तक वहां पे काम किया हूं। वहां पे सैलरी पैकेजेस क्या थे, जनरली जो है रिज्यूमे में सैलरी पैकेजेस जिक्र नहीं होते हैं। हालांकि मेरा एक सलाह है कि कभी भी आप लोग रिज्यूमे बनाएं तो सैलरी पैकेज नहीं जिक्र करिए। जब आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू के दौरान तब आप वहां बता सकते हैं। तो सैलरी पैकेजेस ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो जिक्र कर सकते हैं और नहीं चाहें तो आप जिक्र नहीं भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। अगला आता है जॉब प्रोफाइल। जब वहां काम कर रहे थे वहां पे आपने किस तरह की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, आपने किस तरह का काम किया है, क्या क्या काम आपने वहां पे किया है, ये आप जिक्र कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि वर्क एक्सपीरियंस में हम जो भी चीजें बताएंगे वो क्या पॉइंट वाइज बताएंगे और ये सारी बातों का उसमें जिक्र जरूर करेंगे। एक्सेप्ट क्या कर देंगे हम लोग, एक्सेप्ट सैलरी पैकेजेस के बारे में। जैसा मैंने बताया ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप सैलरी पैकेजेस जिक्र कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस के बाद जो अगला आता है वो आता है क्या, स्किल्स, रिपोर्ट, रिसर्च एंड पब्लिकेशन। आप इसके बारे में अपना जिक्र कर सकते हैं अपने रिज्यूमे में, 2 to 3 लाइन का आप जो है जिक्र करिए। क्या क्या चीजें रहेगी, जैसे कि आपके पास स्किल्स है, जैसे कि आईटी स्किल्स, ऑपरेटिंग स्किल्स, जैसे कि जो बच्चे कंप्यूटर बैकग्राउंड के होते हैं उनके पास बहुत सारी स्किल्स कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि लैंग्वेजेस के स्किल्स होते हैं कि आपको पाइथन आता है, आपको जावा आता है, आपको C++ आता है, आपको HTML आती है, आपको कोडिंग आता है। तो ये सारी चीज आप रिज्यूमे में जिक्र कर सकते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर स्किल है, ये आपको इस तरह के सॉफ्टवेयर पे काम करने का
एक्सपीरियंस है, आपको जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, आपको अलग इसके अलावा भी अलग बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, मैक्रोज हैं, तो आपको जो है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको लाइनिक्स हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो आप इसके बारे में भी जिक्र कर सकते हैं कि आपको किस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम आपको आते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज सभी के लिए है। कंप्यूटर नॉलेज में आप ये जिक्र कर सकते हैं कि आपको MS ऑफिस पे काम करने आता है, आपको MS एक्सेल पे काम करने आता है, MS वर्ड पे काम करने आता है, आपको इस तरह के कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर है तो उस पर आपको काम करने आता है, ये आप उस पर जिक्र कर सकते हैं। आपको फोटोशॉप आता है, ये सारा चीज़ आप उस पर जिक्र कर सकते हैं। कोर स्किल, ये कोर स्किल जो आता है टेक्निकल फील्ड में आता है। जनरली बहुत सारे कोर सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि ऑटोकैड हो गया, ठीक है, ऑटोकैड हो गया, स्टैड प्रो हो गया, कैटिया हो गया, कैड हो गया, कैम हो गया, ये बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि टेक्निकल फील्ड में आते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में आते हैं, या फिर किसी भी तरह के पॉलिटेक्निक फील्ड या बोल सकते हैं नॉन टेक्निकल फील्ड में भी बहुत सारे ऐसे कोर स्किल्स होते हैं जिसको कि अगर आप कर लेते हैं तो आपको जॉब में काफ़ी अच्छा प्रीफरेंस या फिर आपको बहुत सारे सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉजिटिव आपका इम्पैक्ट डालता है, तो वो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो कोर स्किल अगर आपके पास है, किसी तरह का कोई सॉफ्टवेयर आपने सीखा है अलग से, तो उसके बारे में आप यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे और जो यूजी लेवल पे होंगे, मतलब कि जो कि ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, तो ग्रेजुएशन करते समय टेक्निकली में हम लोगों को अपना प्रोजेक्ट वर्क करना पड़ता है। प्रोजेक्ट वर्क में जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा या फिर जानते भी होंगे, मेजर प्रोजेक्ट होता है, माइनर प्रोजेक्ट होता है आपके ग्रेजुएशन में, या फिर अगर आप पीजी कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपका क्या हो जाता है, थीसिस का वर्क हो जाता है, या पीएचडी में आपका रिसर्च वर्क हो जाता है। तो आप अपने हिसाब से आपके पास जो प्रोजेक्ट वर्क आपने किया है उसके बारे में जिक्र कर सकते हैं, उसके टाइटल के बारे में लिख सकते हैं, और किसके अंडर में आपने किया, आपके सुपरवाइजर कौन थे उसके बारे में आप यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं। आपका कोई रिसर्च वर्क है, आपने कोई पेटेंट फाइल किया है, ठीक है, तो उसके बारे में आप यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पब्लिकेशन है, कहने का मतलब अगर आपने कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया है तो उसके बारे में बता सकते हैं। अगर आपने कोई बुक वगैरह पे एज अ राइटर या एज अ ऑथर या फिर एज अ को ऑथर अगर आप हैं तो उसके बारे में यहाँ पे आप लोग जिक्र कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास कोई स्किल है तो उसके बारे में आप यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं। चलिए आते हैं आगे। अगला आता है हमारा ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। देखिए ट्रेनिंग क्या होता है कि जब आप टेक्निकली फील्ड में रहते हैं तो आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना पड़ता है। बहुत जगह ऐसा भी होता है कि इंटर्नशिप ट्रेनिंग के नाम से होता है, कोर्सेज में आपके ये रहता है, पहले से ऑलरेडी है कि इनबिल्ट रहता है आपके कोर्सेज में कि आपको इंटर्नशिप ट्रेनिंग करना है। दूसरी चीज़ हो सकता है कहीं आपके कोर्सेज में लिखा हो आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना है। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या इंटर्नशिप ट्रेनिंग एक ही चीज़ होता है। ये जनरली होता है आपका 1 महीने का, 30 डेज का बोल सकते हैं, 45 डेज का भी होता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में 60 डेज का भी होता है। तो डिपेंड करता है आपके कोर्स के ऊपर, आपके कोर्स स्ट्रक्चर के ऊपर कि आपके कोर्स में कैरिकुलम वाइटम आपका जो कोर्स में कितने दिनों का इंटर्नशिप ट्रेनिंग है। तो बात ये आती है कि जब आप जो है इंटर्नशिप ट्रेनिंग में जाते हैं तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग का आपको सर्टिफिकेट मिलता है, तो उसके बारे में भी आप लोग अपने रिज्यूमे में डिस्कस कर सकते हैं। तो डिटेल क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है अपने को, डिटेल ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, कहने का मतलब क्या है कि आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अगर किया है, इसी को इंटर्नशिप ट्रेनिंग भी बोलते हैं, तो उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपने किस कंपनी में किया हुआ है, उसके बारे में डिटेलिंग कर सकते हैं। टाइम पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, आपने किस डेट से लेके किस डेट तक वो ट्रेनिंग किया हुआ है। नेम ऑफ इंडस्ट्री अलॉन्ग विथ एड्रेस, आपने किस कंपनी में किस ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग किया है उसके एड्रेस के बारे में, उसके नाम के बारे में लिखेंगे। या फिर इसके अलावा अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन कोर्स किया है, ठीक है, कॉन्फ्रेंसेस रहते हैं या फिर बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्स रहते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जब आप किसी कंपनी में ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं, ठीक है,
तो जब आप कंपनी में ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं तो कंपनी में तो अलग अलग डिपार्टमेंट है, बहुत सारी डिपार्टमेंट्स होती हैं। एचआर डिपार्टमेंट्स होता है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपने किस डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग किया। ऐसा थोड़ी ना है कि आप अगर 30 दिन के लिए जा रहे हो तो आप हर एक डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो। ये ट्रेनिंग के मॉड्यूल के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा बहुत जगह भी होता है कि 2-2 दिन करके या 3-3 दिन या जो भी इनका शेड्यूलिंग रहता है 3-3 दिन करके अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये वेल एंड गुड है। इन केस अगर आपका ट्रेनिंग वैसा नहीं है, स्पेसिफिक किसी एक डिपार्टमेंट का ट्रेनिंग है, तो आप उसके बारे में जिक्र कर सकते हो कि हाँ मैंने इस फील्ड में ट्रेनिंग किया है, मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ट्रेनिंग किया हुआ है और इस डेट से लेके इस डेट तक ट्रेनिंग किया, या फिर मैंने मैन्युफैक्चरिंग का किया, या फिर मैंने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग किया और इस डेट से लेके इस डेट तक का ट्रेनिंग किया है। तो ये आप जो है ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट में इस चीज का आप लोग जो है जिक्र कर सकते हैं। काफी अच्छा इंपैक्ट डालेगा, क्योंकि देखिए होता क्या है, एज अ फ्रेशर आपको किसी तरह का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं रहता है, लेकिन अगर आप किसी कंपनी में 30 दिन तक जाके ट्रेनिंग लेते हो तो आपको कंपनी का वर्क इन्वायरमेंट पता चलता है। तो उस कंडीशन में आप जो है क्या करिएगा, इसका जिक्र जरूर करिएगा। और अगर आपने ट्रेनिंग नहीं किया है, हो सकता है अभी ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड्स बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे होंगे। रीज़न क्या है कि अभी अलाउ नहीं है ट्रेनिंग करना, कैंडिडेट्स को बाहर इंडस्ट्री में भेजना अलाउ नहीं है। तो उस कंडीशन में आप लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग भी आजकल काफ़ी प्रचलन में है। देखिए ऑनलाइन ट्रेनिंग में क्या किया जाता है, आपको ऑनलाइन माध्यम से, ठीक है, वर्चुअल माध्यम से आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है कंपनी के माध्यम से। तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग कोई भी तरफ भी रुक कर सकते हैं अगर ऑफलाइन ट्रेनिंग अवेलेबल अभी नहीं हो पा रहा है। तो बात ये आती है कि ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट में ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला जो है अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स में क्या रहता है हमारा कि सपोज करिए आप एक अच्छे मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, आपने क्लास में टॉप किया है, अपने एकेडमिक्स के दौरान आपने 10th में टॉप किया या फिर आपने 12th में टॉप किया, ग्रेजुएशन में टॉप किया, कुछ भी किया आपने, ठीक है ना, किसी तरह का आपके पास अचीवमेंट है, आप एज अ टॉपर जाने जाते हैं, तो आप उस चीज़ के बारे में जिक्र कर सकते हैं। आपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्ट्स लिया होगा अपने पढ़ाई के दौरान 10th से लेके यूजी पीजी तक, ठीक है। तो आप स्पोर्ट्स में अगर किसी तरह का आपके पास अचीवमेंट है, किसी तरह का कोई मेडल या सर्टिफिकेट मिला है, तो उसके बारे में जिक्र कर सकते हैं। आपके कॉलेजेस में, आपके स्कूल्स में कल्चरल इवेंट्स होते हैं, टेक फेस्ट होता है, तो उसमें अगर आपने एज अ कोऑर्डिनेटर या फिर किसी तरह का कोई पार्टिसिपेशन आपने किया और रैंक हासिल किया, आप वहाँ पे विनर रहे, तो उसके बारे में आप जिक्र कर सकते हैं। अगर किसी तरह की कोई एक्टिविटीज़ होती हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, सपोज करिए पेपर प्रेजेंटेशन हो गया, क्विज कंपटीशन हो गया, या फिर रंगोली मेकिंग का हो गया, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ होती है, मेहंदी कंपटीशन हो जाता है, रोबोटिक होता है, तो बहुत सारे ऐसे अचीवमेंट्स रहते हैं जिसको कि अगर आपके पास है तो उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। कंपटीशंस के बारे में आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने किसी तरह के किसी कंपटीशन में नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल में पार्टिसिपेट किया है तो उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। तो रिज्यूमे में इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर आपके पास अचीवमेंट्स और अवार्ड्स हैं तो डिस्कस कीजिए, नहीं है तो वेल एंड गुड, नहीं कीजिए। अगर है तो कीजिए, नहीं है तो नहीं कीजिए, परेशानी नहीं होना है इसके लिए, ठीक है। अगला जो इसमें आता है वो आता है कॉन्फ्रेंस एंड वर्कशॉप। कॉन्फ्रेंस एंड वर्कशॉप के बारे में भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। जनरली अगर आपने कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड किया है या फिर अगर आपने किसी तरह का वर्कशॉप अटेंड किया है, वर्कशॉप का मतलब ये मत समझिएगा कि आप लोग जो है इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट होंगे वो ये समझ रहे होंगे फर्स्ट ईयर में सर मैंने वर्कशॉप सब्जेक्ट पढ़ा है उसके बारे में मैं लिख दूंगा रिज्यूमे में। ऐसा नहीं है, मैं उस वर्कशॉप की बात नहीं कर रहा हूँ। यह जो वर्कशॉप होता है एक तरह का ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है, ठीक है। ये आपके कॉलेजेस में होते हैं या फिर अदर ऑर्गेनाइजेशंस जो है वर्कशॉप ट्रेनिंग, 1 डे ट्रेनिंग, 2 डे ट्रेनिंग या फिर 3 डेज का ट्रेनिंग, किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक पे क्या किया जाता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, उसी को वर्कशॉप हम लोग बोलते हैं। तो अगर आपने किसी तरह का कॉन्फ्रेंस, 2 तरह के होते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल, आपने अगर किसी कॉन्फ्रेंस में या वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया है तो आप उसके बारे में जिक्र कर सकते हैं। याद रखिएगा जिक्र तभी करिएगा जब उसका आपके पास सर्टिफिकेट हो। ऐसा नहीं कि सर हाँ मैंने किया तो है सर,
पर लेकिन सर्टिफिकेट मुझे नहीं मिला, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आप जो भी लिखिएगा उसका एक प्रूफ आपके पास जरूर होना चाहिए। तो कॉन्फ्रेंस अगर आपने अटेंड किया है तो उसका आपके पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, वर्कशॉप का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें क्या क्या चीज़ें लिखेंगे अपन कि जो वर्कशॉप था या कॉन्फ्रेंस था उसका नाम क्या था, पीरियड्स किस समय से किस समय तक था, जनरली 2 दिन 3 दिन 4 दिन, मैक्सिमम 1 वीक का होता है। लोकेशन किस लोकेशन पे हुआ, आजकल तो ये ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड 2 तरह के मोड होते हैं। तो आजकल चूंकि ये लॉकडाउन पीरियड है तो हमारा ऑनलाइन मोड पे ही ये कॉन्फ्रेंसेस और वर्कशॉप चलता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि आपने इसमें किस तरह की कौन सी जानकारी हासिल की। तो ये बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। कोशिश कीजिएगा, अभी एक लॉकडाउन पीरियड चल रहा है तो आप लोग कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप मैक्सिमम टू मैक्सिमम अटेंड करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है बहुत जगह ये चीज़, तो आप उस चीज़ को अटेंड कर सकते हैं, सर्टिफिकेट गेन कर सकते हैं। अब जो आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, पर्सनल डिटेल। रिज्यूमे में ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद आपको लास्ट में पर्सनल डिटेल के बारे में डिस्कस करना पड़ता है। पर्सनल डिटेल में क्या चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं, पर्सनल में हमारा सारा पर्सनल डिटेल कि मेरा नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका, आपको लैंग्वेज कौन कौन से आते हैं। देखिए इसमें एक चीज़ छुटा हुआ है, फादर नेम छुटा हुआ है, आप अपना नाम पिताजी का नाम, ये दोनों चीज़ आपका मेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप मैरिड हैं तो आप अपना नाम, आपके हस्बैंड का नाम, फादर का नाम, तीनों चीज़ मेंशन कर सकते हैं, स्पाउस नेम उसको बोलते हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आप अपना सही करेक्ट वाला जो आपके मार्कशीट में है वो मेंशन करिए। लैंग्वेजेस नोन, लैंग्वेजेस का मतलब कि आपको कौन कौन सी भाषा आती है। भाषा को 3 तरह से देखा जाता है, रीड राइट स्पीक, RWS। बहुत अच्छा चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, RWS। आर का मतलब क्या होता है, रीड, हमको पढ़ना आता है, राइट मतलब उस भाषा को लिखना आता है, एस मतलब स्पीक, उस भाषा को क्या होता है, बोलना आता है। मतलब पढ़ना, लिखना और बोलना 3 चीज होता है। किसी भी लैंग्वेज में 3 चीज होती है, पढ़ना, लिखना और बोलना। तो जैसे मैं सपोज करिए मैं हिंदी की बात करता हूं तो हिंदी मेरा RWS है, मतलब हिंदी मेरे को मैं पढ़ भी सकता हूं, बोल भी सकता हूं और लिख भी सकता हूं। इंग्लिश की बात करता हूं, इंग्लिश भी मैं पढ़ भी सकता हूं, लिख भी सकता हूं, बोल भी सकता हूं, तो RWS हो गया। अगर सपोज करिए भोजपुरी की बात करूं, क्या बात करूं मैं, भोजपुरी, तो क्या भोजपुरी का कोई एक लिखित भाषा है क्या, नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसमें, भोजपुरी में बोल सकता हूं, क्या हो जाएगा, मैं भोजपुरी समझ सकता हूं, भोजपुरी बोल सकता हूं। तो ये कंडीशन होता है। तो लैंग्वेजेस का खास करके ध्यान रखिएगा, कोशिश करिए अगर आपके पास इंडियन लैंग्वेजेस आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास फॉरेन लैंग्वेज का जानकारी है तो ये भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालता है। बहुत सारी MNC कंपनीज जो होती हैं जो कि फॉरेन में सिचुएटेड रहती हैं और अपने फॉरेन के कस्टमर को अगर उनको डील करना रहता है तो फॉरेन लैंग्वेजेस को प्रीफर करते हैं वो। तो फॉरेन लैंग्वेजेस अगर आपको आता है तो आप वो भी उसमें यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब आता है परमानेंट एड्रेस। देखिए वहाँ पे मैंने जो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में बोला था एड्रेस के बारे में, तो क्या बोला था, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखिएगा जहाँ पे आप रह रहे हैं, परमानेंट एड्रेस लिखिएगा पर्सनल डिटेल में। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम होगा, मतलब मैं जहाँ पे रहता हूँ वो मेरा परमानेंट एड्रेस है, मतलब दोनों एड्रेस मेरा सेम है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आप दोनों जगह सेम एड्रेस लिखिए, वहाँ पे भी वही एड्रेस लिखिए और यहाँ पे भी वही एड्रेस लिखिए। लेकिन अगर आपका दोनों एड्रेस अलग अलग है तो आप परमानेंट एड्रेस को पर्सनल डिटेल में मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने जेंडर के बारे में, सेक्स के बारे में लिख सकते हैं, आप मेल हैं फीमेल हैं। आप अपने कैटेगरी के बारे में लिख सकते हैं कि आप जनरल कैटेगरी में हैं, OBC में हैं, SC में हैं, ST में, इसके बारे में मेंशन कर सकते हैं। आप अपने मार्शियल स्टेटस के बारे में आप जो है यहाँ पे लिख सकते हैं कि आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं। तो ये सारा चीज़ आपके पर्सनल डिटेल में आ जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी पॉइंट्स हैं जिसको पर्सनल डिटेल में मेंशन किया जाता है। ये एज पर द रिक्वायरमेंट है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको, अगर आपको उस कंपनी में किसी अदर तरह का भी रिक्वायरमेंट पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगा गया है तो आप पर्सनल जो है डिटेल में इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं।
अगला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है रेफरेंस एंड डिक्लेरेशन। रेफरेंस एंड डिक्लेरेशन का मतलब ये रहता है कि रेफरेंस का मतलब क्या है, पहले ये चीज़ समझिए। रेफरेंस का मतलब ये है कि जब आप किसी कंपनी में जाते हैं तो आपको अपना एक रेफरेंस देना पड़ता है। ये जनरली बहुत सारी कंपनी डिमांड करती है कि आप अपने 2 रेफरेंस बताइए, या फिर बहुत सारी कंपनी डिमांड नहीं भी करती है। तो डिपेंड करता है ये टोटली ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, आप किस कंपनी में जाके इंटरव्यू दे रहे हैं। अगर वहाँ पे रेफरेंस का डिमांड किया जाता है तो आप अपने रेफरेंस को मेंशन कर सकते हैं। रेफरेंस में ध्यान रखिएगा कि रेफरेंस आप कभी भी दीजिएगा तो रेफरेंस में जिस व्यक्ति का आप रेफरेंस दे रहे हैं वो क्या है, नेम उसका होना चाहिए, उसका कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए और उनका ईमेल आईडी होना चाहिए। मतलब 3 चीज़ें होती हैं रेफरेंस में, उनका नाम, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल और उनका ईमेल आईडी। तो 3 चीज़ें आप रेफरेंस में मेंशन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, रेफरेंस में इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि कभी भी रेफरेंस दीजिए तो 2 आदमी का मैक्सिमम दीजिए, उससे ज़्यादा अगर मांगा जाता है तो दीजिए, नहीं तो जनरली 1 से 2 आदमी का आप जो है रेफरेंस दे सकते हैं। रेफरेंस देने के लिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप रेफरेंस ऐसे आदमी का दीजिए जो आपके बारे में पॉजिटिव बताए। ऐसा नहीं कि आपने ऐसे आदमी का रेफरेंस दे दिया और वो आपके बारे में गलत जानकारी दे दे या फिर आपके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दे दे अगर कॉल जाए तो। ऐसे आदमी का आप रेफरेंस नहीं दीजिएगा। और दूसरी चीज़ इस बात का भी ध्यान रखिएगा, आपने अपने रिज्यूमे में अपने किसी दोस्त का रेफरेंस दे दिया तो ऐसा नहीं चलेगा। आप जब भी रेफरेंस दीजिए तो अपने सीनियर्स का दीजिए। सीनियर्स का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी कॉलेज या स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप अगर किसी टीचर से आपका बहुत अच्छा बनता है, सपोज करिए किसी टीचर से आपका बहुत अच्छा बनता है, कोई टीचर आपको बहुत अच्छे से, हालांकि कोई भी टीचर किसी भी स्टूडेंट के बारे में गलत फीडबैक नहीं देगा, ये तो मैं कंफर्म हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कोई टीचर आपके फेवरेट है या फिर कोई टीचर आपको लगता है कि हाँ ये टीचर मेरे बारे में जानते हैं और मेरे बारे में अच्छा रिस्पांस देंगे, तो आप अपने टीचर्स का जो है रेफरेंस दे सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आप अपने मैनेजर के बारे में रेफरेंस दे सकते हैं जो आपका पॉजिटिव जो है फीडबैक दे। तो रेफरेंस कुल मिला के इसलिए दिया जाता है कि आपके बारे में अगर किसी को जानकारी हासिल करनी है, वो सामने में जब आप इंटरव्यू देने गए हैं तो वो तो आपको जानता नहीं है पर्सनली, लेकिन अगर आप कहीं पे हैं, 6 महीना काम कर रहे हैं, 1 साल से काम कर रहे हैं या फिर 1 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, तो 1 साल से टीचर आपको जरूर जानता होगा। आप कहीं पे काम कर रहे होंगे तो वहाँ का मैनेजर आपको जरूर जानता होगा, ठीक है। तो आप ऐसे कंडीशन में इस तरह का आप रेफरेंस दे सकते हैं। 2 आदमी का मैक्सिमम दीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं दीजिएगा। प्रॉपरली मेंशन करिएगा, नाम के साथ उनका डेजिग्नेशन, कहाँ के हैं वो, ये सारा चीज़ बताइएगा। लास्ट में इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि सारा रिज्यूमे बन गया, रिज्यूमे में जो सबसे आखिरी पॉइंट होता है वो होता है डिक्लेरेशन। क्या होता है वो? डिक्लेरेशन कि हाँ मैंने जो ये जानकारी दी है ये मेरे नॉलेज के हिसाब से पूरी सही जानकारी दी है, मैंने जो है इसमें किसी भी तरह का कोई गलत जानकारी नहीं दी है। तो वही चीज़ लिखा है, आई डू हेयर बाई डिक्लेयर दैट इंफॉर्मेशन गिवन एबो इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। ठीक है, ये आप एक लाइन ये लिख कर आप अपना नाम, डेट और प्लेस लिखकर साइन कर दीजिएगा। रिज्यूमे में लास्ट में आपका सिग्नेचर होना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऑथेंटिकिटी दिखाता है कि आपने जो अपना रिज्यूमे बनाया है वो ऑथेंटिक है, मतलब आपका साइन किया हुआ है, आपका शपथ पत्र है। डिक्लेरेशन मतलब क्या हो गया? शपथ पत्र। आपने शपथ ले लिया कि हाँ मैंने जो जानकारी अपने इस रिज्यूमे में दी है, करिकुलम वाइटा में दी है, वो सारी की सारी जानकारी क्या है मेरी, सही। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सारी पॉइंट आज के इस वीडियो में डिस्कस की। कौन कौन सी पॉइंट सारी डिस्कस की मैंने शुरू से लेकर मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे कि पॉइंट्स कौन कौन सी थी मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। पॉइंट जो था आपका सबसे पहला नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल के बारे में बताया मैंने, जॉब ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया, एजुकेशनल डिटेल के बारे में बताया, वर्क एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कस किया, स्किल्स रिपोर्ट रिसर्च एंड पब्लिकेशन के बारे में बताया, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन के बारे में बताया, अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स के बारे में बताया, कॉन्फ्रेंस एंड वर्कशॉप के बारे में बताया, पर्सनल डिटेल, और इसके बाद आखिरी में रेफरेंस एंड डिक्लेरेशन के बारे में बताया। तो ये सारे पॉइंट्स आप जो है अपने हिसाब से आपको लगता है कि ये पॉइंट है मेरे लिए, तो आप वो रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं लास्ट में टिप्स दूंगा आप लोगों को। टिप्स कहने का मतलब ये है कि रिज्यूमे बनाते समय ये 10 टिप अगर आप ध्यान रखते हैं, ठीक है ना, ये 10 टिप्स अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप इंटरव्यू में एक अच्छा
जो है पॉजिटिव अपना 100% दे सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन से वो 10 टिप्स हैं वो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला जो टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टिप्स है वो अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स। बहुत सारे रिज्यूमे मैंने देखी है कि बच्चे बनाते हैं और उसमें स्पेलिंग गलत रहता है, ठीक है। सर्टिफिकेट का स्पेलिंग गलत है, ठीक है। हॉबीज़ का स्पेलिंग गलत है, पर्सनल डिटेल्स का स्पेलिंग गलत है। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका क्या होता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाता है। ये देखिए, ये आपने जानबूझ के नहीं किया हुआ रहता है, हो सकता है जल्दीबाजी में आपने रिज्यूमे बनाया हो, टाइपिंग एरर हो गया हो। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। रिज्यूमे बनाने के बाद एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, प्रूफ रीडिंग जरूर कर लीजिएगा, किसी तरह का कोई स्पेलिंग तो नहीं गलत है। राइट करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ। कभी भी जो भी लिखिए, जितना आता है उतना ही लिखिए। अगर कुछ नहीं आता है आपको, MS ऑफिस में आपको MS पावर पॉइंट के बारे में कुछ नहीं आता है तो मत लिखिए। MS एक्सेल के बारे में कुछ नहीं आता है मत लिखिए। MS वर्ड में आता है, सिर्फ MS वर्ड लिखिए। जितना आता है उतना ही लिखिए, जो नहीं आता है मत लिखिए। अननेसेसरी चीज़ लिखिएगा। इंटरव्यू में जाइएगा, सामने वाला उस पॉइंट के बारे में आपसे पूछेगा और आप वहाँ फंस जाइएगा। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ आता है जितना सही है उतना ही लिखिए, गलत मत दीजिए। अवॉइड ओवर राइटिंग, लाइक मेंशनिंग द स्किल यू डोंट नो, जो आपको नहीं पता है उस तरह की स्किल्स लिख रहे हैं। मेंशन पॉइंट वाइज वर्क एक्सपीरियंस इन डिटेल, वही चीज़ मैंने इससे पहले भी बताया था, कभी भी वर्क एक्सपीरियंस को पॉइंट वाइज दीजिए तो एक अच्छा जो है इम्पैक्ट डालेगा। इन एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में भी ये बताया था कि राइट एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन विथ प्रॉपर ईयर डिटेल, यूनिवर्सिटी नेम, पासिंग ग्रेड। आपका पासिंग ईयर, यूनिवर्सिटी का नाम, यूनिवर्सिटी का डिटेल पूरा, मतलब आपके कोर्स का डिटेल और किस डिवीजन से पास है, ये सारा चीज़ आपका उसमें मेंशन होना चाहिए। अवॉइड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, ये जनरली बहुत जगह देखने को मिलता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत जगह जैसे कि एक दो चीज़ मैं आपको बहुत अच्छा चीज़ शेयर कर रहा हूँ, देखिएगा कि मैंने 2 रिज्यूमे देखा, ठीक है ना। एक लड़के का था फीमेल का, एक लड़के मेल का था और एक फीमेल का, एक लड़का और एक लड़की का। हीज और हर का डिफरेंस होगा, ठीक है। लड़के में क्या रहेगा, हीज रहेगा, HIS हीज रहेगा किसी लाइन में, और लड़की में क्या रहेगा, हर रहेगा, HER रहेगा। लेकिन पता चला किसी ने कॉपी पेस्ट किया, लड़की ने हीज लगा लिया और लड़के ने हर लगा लिया, HER लगा लिया, तो ये ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गया। ही और सी का डिफरेंस हो सकता है, लड़के ने जो है लड़की का किसी रिज्यूमे, किसी लड़की के रिज्यूमे को कॉपी किया और सी लिख करके किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग कर दी, तो वो गलत हो जाएगा। और किसी लड़की ने किसी लड़के का कॉपी पेस्ट कर लिया, तो उस कंडीशन में ही लिख के अगर अपना रिज्यूमे बना दिया तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। मेंशन एप्रोप्रिएट रेफरेंस हु कैन गिव योर गुड फीडबैक, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। उसी इंसान का रेफरेंस दीजिएगा जो आपके बारे में सही बताए। ऐसे इंसान का गलती से भी मत दे दीजिएगा कि पता चला आपके सामने तो सही से बात करता है, लेकिन उसने रेफरेंस जब सामने कंपनी वाले ने फ़ोन किया तो कुछ गलत ही फीडबैक दे दिया आपके बारे में। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं हो। यूज़ स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज एंड सेलेक्ट योर फॉन्ट स्टाइल प्रॉपरली, कहने का मतलब ये है कि कभी भी आप रिज्यूमे बनाइए तो फॉन्ट साइज जो है आप जो है स्टैंडर्ड सेलेक्ट कीजिए। जनरली रिज्यूमे बनाते समय टाइम्स न्यू रोमन का सेलेक्ट करते हैं हम लोग, और इसका जो साइज रहता है वो 12 करते हैं, ठीक है। तो उस करके आप लोग जो है हेडिंग को लिए 14 कर सकते हैं बोल्ड में, ठीक है, हेडिंग को बोल्ड कर सकते हैं, तो ये चीज़ कर सकते हैं। ये फॉन्ट साइज प्रॉपरली करना है और एकदम सही करना है, ऐसा नहीं कर्सिव हैंडराइटिंग नहीं सेलेक्ट कर लेना है। रिज्यूमे हमेशा जो है फॉर्मल हैंडराइटिंग में होना चाहिए, फॉर्मल जो है फॉन्ट में होना चाहिए। तो टाइम्स न्यू रोमन अच्छा फॉन्ट है, आप उसको कर सकते हैं यूज़। रिफर सैम्पल CV रिज्यूम बिफोर मेकिंग इट क्लियर अंडरस्टैंड, कहने का मतलब ये है कि रिज्यूमे ऐसा नहीं कि वर्ड खोले और टाइप करना चालू कर दिए। आप जो है रिज्यूमे का फॉर्मेट सैम्पल्स जो हैं वो आप जो है चेक कर लीजिए, गूगल पे मिलते हैं बहुत सारे, आप वहाँ से फॉन्ट डाउनलोड करके आप उसमें एडिट कर सकते हैं, या फिर आप खुद से एक बार पहले फॉन्ट को समझिए, देन उसके बाद उसके फॉर्मेट के हिसाब से आप जो है रिज्यूमे बनाइए। डोंट फॉरगेट टू गिव योर डिक्लेरेशन एट द एंड ऑफ द रिज्यूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी मैंने बताया था। डिक्लेरेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 110%। अगर डिक्लेरेशन नहीं है आपका रिज्यूमे में तो वो रिज्यूमे किसी काम का नहीं है। तो डिक्लेरेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए, उसमें सिग्नेचर आपका होना चाहिए, डेट प्लेस मेंशन होना चाहिए। तो ये 10 जो है टिप्स हैं
जिसको कि आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए रिज्यूमे बनाते समय। तो आज की इस वीडियो में जो हम लोगों ने देखा, रिज्यूमे बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें देखी हमने, और टिप्स के बारे में देखा कि कौन कौन से टिप्स हैं जिसको कि हम लोगों को ध्यान रख के ये सारा चीज़ करना चाहिए। मैंने अपना एक जो है टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मैं उसका लिंक डाल दूंगा। अगर आप लोग चाहे तो मेरे उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं उस चैनल पे डेली कुछ ना कुछ अपडेट करता रहता हूँ। जैसे कि सपोज़ करिए आज मैंने ये पढ़ाया आप लोगों को, बताया आप लोगों को कि ये लेक्चर्स के बारे में, रिज्यूमे के बारे में। तो अगर आप कुछ एक प्रॉपर टेम्पलेट चाहते हैं कि रिज्यूमे सर किस फॉर्मेट में बनाएं, किस तरीके का देखने का होना चाहिए, तो वो सारा चीज़ मैं उस पर डालते रहता हूँ। करंट अफेयर्स के जो हैं उस पर सारा नोट्स मैं डालते रहता हूँ। तो आप उस चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप मेरे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ साइट लिखा हुआ है मेरे इस चैनल पे, अजनेह क्रिएशंस में जाकर आप जो है प्लेलिस्ट है उसमें जाके चेक कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस हैं इंटरव्यू से रिलेटेड, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड, ये सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। टेक्निकली इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये तो आज के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया। कोशिश करूँगा आप लोगों, आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो जो है अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। किसी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, ताकि आपके कलीग्स हैं, आपके फ्रेंड हैं, उनको सही जानकारी मिल सके इन सब चीज़ों के बारे में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं बहुत जल्द बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जीवन में हमेशा व्यस्त रहिए। धन्यवाद।